हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल फिजिक्स फॉर यू बिलोंग चार्ट क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बीएससी फिजिक्स पढ़ रहे थे। बीएससी फिजिक्स के अंदर आज का अपना टॉपिक परासरवेखित तरंगें हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव। आज अपन इसकी परिभाषा जानेंगे, इसके डेरिवेशन क्या है, इसके अलावा अपन इसके परासरवेखित तरंगों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं, यानी ये कितने टाइप की होती है। फिर हम इसके प्रकार के बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के बाद फिर अपन परासरवेखित ध्वनि तरंगें कौन से यंत्रों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, हम उन यंत्रों के बारे में जानेंगे, यानी इन तरंगों के उत्पन्न करने वाले स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन इसके उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके उपयोग। परासरवेखित तरंगों के क्या क्या उपयोग है, हम ढेर सारे उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। आज के हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। परासरवेखित ध्वनि तरंगें। परासरवेखित ध्वनि तरंगें किसे कहते हैं? ध्वनि तरंगों की आवर्ती परास के आधार पर हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। हम ध्वनि तरंगों को इनकी आवर्ती परास के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। ये तीन भाग कौन कौन से होते हैं देखिए जरा। नंबर 1, अपसर्व्य तरंगें। मैं यहां पे नंबर 2 निकाल देता हूं, सर्व्य तरंगें। और ये अपनी 3 नंबर परासर्व्य तरंगें। तो अपसर्व्य ध्वनि तरंगें कौन सी होती है? वे ध्वनि तरंगें अपन लिख सकते हैं, आसान शब्दों में कहें तो कह सकते हैं वे ध्वनि तरंगें जिनकी अपन आवर्ती के आधार पर इनको बांटा है। तो जिनकी आवर्ती 20 हर्ट्ज से कम हो, अपसर्व्य तरंग कहलाती है। यानी वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवर्ती 20 हर्ट्ज से कम हो, वो कौन सी तरंग कहलाती है? अपसर्व्य तरंग कहलाती है। इन तरंगों को मित्रों अपन सुन नहीं पाते, इनकी आवृत्ति इतनी कम होती है कि ये हमें कानों के द्वारा नहीं सुन पाते। तो लिख देते हैं
इन तरंगों को मानवीय कानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता। यानी अपन नहीं सुन सकते। फिर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अपन बात करें तो जैसे कि भूकंप व ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंगें, जैसे भूकंप व ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंगें। दूसरा एग्जांपल देखिए अपन, तो बहर मछली एवं हाथी से उत्पन्न ध्वनि से उत्सर्जित तरंगें। यानी अक्सर वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति क्या हो 20 हर्ट्ज से कम, और इन तरंगों को मानवीय कानों के द्वारा अपन नहीं सुन सकते, यानी ये इंसानों को ये तरंगें सुनाई नहीं देती हैं। फिर भूकंप व ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंगें या व्हेल मछली और हाथी जैसे प्राणी इन तरंगों को उत्सर्जित करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं। फिर अपन बात करें तो सर्वे तरंगें वे तरंगें जिनकी आवर्ती 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज के मध्य हो। सर्वे तरंगें कहलाती है। इनको ऑडियोविजुअल वेव कहते हैं, इससे पैरासोनिक वेव कहते हैं। अब अपन ये जो तरंगें होती हैं सर्वे तरंगें, मित्रों सर्वे तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको अपन अपने कानों के द्वारा अपन सुस्पष्ट सुन सकते हैं, यानी इनको अपन मानवीय कानों के द्वारा सुना जा सकता है। तो लिख सकते हैं इन तरंगों को मानवीय कानों के द्वारा सुना जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इसके एग्जाम्पल जैसे मनुष्य है, मनुष्य जो ध्वनि उत्सर्जित करता है उसको दूसरा मनुष्य सुन सकता है। पशु पक्षी जो भी ध्वनियां उत्पन्न करते हैं उनको अपन सुन सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल पहले तो अपन होंगे, क्या लिखेंगे, पशु पक्षी एवं मनुष्य से उत्पन्न ध्वनि
यानी मनुष्य पशु पक्षी से उत्पन्न ध्वनि। इनके अलावा अपन देखें तो फिर जैसे कि तनी हुई डोरी, डोरी में कंपन, तनी हुई डोरी जैसे कि मान के चलते हैं अपन दो दृढ़ आधारों के बीच कस के एक डोरी को बांध लेते हैं। ये आधार दृढ़ आधार ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में ये कस के अपने एक डोरी बांध रखी है, यानी डोरी को अपन ने तान रखा है। और अपन दृढ़ आधार से इस डोरी को बांध रखा है और इसे बीच से यहां से पकड़कर अपन जब इस डोरी को खींचते हैं, नीचे की तरफ खींच लिए ले जाए या ऊपर की तरफ, इस डोरी के अंदर कंपन पैदा होती है। और इन कंपनों से जो उत्पन्न ध्वनि है, आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, जैसे अपन किस रबड़ को खींच के ऐसे खींच के उसको अपन बीच से पकड़ के खींचते हैं या उसमें कंपन कराते हैं, तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को अपन कहते हैं तनी हुई डोरी में कंपन। इसके अलावा प्लेटों में कंपन, प्लेटों के अंदर कंपन, एक मेरे द्वारा टॉपिक भी डाला हुआ है बीएससी के अंदर, आप देख सकते हो। प्लेटों में उत्पन्न कंपन। अब अपन पढ़ेंगे प्राश्रव्य तरंगे। वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक हो और इन तरंगों को मानवीय कानों के द्वारा नहीं सुना सकता। मानवीय कानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता। इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि चमगादड़, चमगादड़ कुत्ते, बिल्ली, छोटे मोटे कीट एवं जीवों द्वारा इन ध्वनि तरंगों को, इन तरंगों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए काम में लाई जाती है। यानी जैसे कि चमगादड़ है, चमगादड़ को रात के समय में दिखाई नहीं देता है, तो चमगादड़ क्या करता है, मान के चलते ये चमगादड़ अपना ये अपना चमगादड़ है, आप चित्र पे ध्यान मत देना, बस डेविस जो भी है उसको समझने की कोशिश करना। ये चमगादड़ है, चमगादड़ अपने मुंह से पार्श्व तरंगे उत्पन्न कर रहा है, यानी 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की जो ध्वनियां होती है उसको उत्पन्न करता है। जैसे ये ध्वनि इस तरह से ये ध्वनि उत्सर्जित करता है और
मान लो कि यहाँ पे कोई अवरोध नहीं हो तो ये ध्वनि इसके चमगादड़ के कानों तक नहीं पहुंचती है, तो चमगादड़ इस बात से निश्चित हो जाता है कि सामने रास्ता साफ है, अपन चल सकते हैं। ये चमगादड़ उड़ता रहता है। और मान लो यहाँ पे कोई अवरोधक आ गया, जैसे अवरोध करता है ये उत्सर्जित तरंगे इससे टकराकर चमगादड़ के कानों में पहुंचती है, और चमगादड़ के कानों में पहुंचते ही चमगादड़ को पता चल जाता है कि सामने भैया कोई अवरोधक है, अपन इस तरफ जाएंगे तो मार खा जाएंगे। तो ये क्या करता है, अपना रास्ता मोड़ लेता है। तो इसी तरह ये चमगादड़ या कुत्ता बिल्ली इन संकेतों को समझ सकते हैं। ये तो इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल और ये इसकी विशेषता के बारे में हमने चर्चा की है। अब अपन पढ़ेंगे इसके उत्पन्न करने के यंत्रों के बारे में। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन तरंगों को, पराश्रव्यकित तरंगों को उत्पन्न करने के अब अपन पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उत्सर्जन होने वाले स्रोतों के बारे में, यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है चुंबकीय विरूपण प्रभाव। चुंबकीय विरूपण प्रभाव, देखो मित्रों, चुंबकीय विरूपण प्रभाव एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा अपन पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पराश्रव्य तरंगों को अपन उत्पन्न कर सकते हैं। इससे अपन चुंबकीय आलाकंतर जनित्र भी कहते हैं, लेकिन इसे क्या करते हैं अपन, इससे अपन पराश्रव्य तरंग उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय विरूपण एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से अपन पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि पराश्रव्य तरंगों को अपन उत्पन्न कैसे कर सकते हैं और इसकी खोज किसने की। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसकी खोज किसने की, इसकी खोजकर्ता, ये तो इसका उपयोग, खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता जूल है। जूल के द्वारा बताया गया, सबसे पहले जूल के द्वारा इसको बताया गया। फिर अपन बात करते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर अपन लोहा चुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ लेते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, एक लोहा चुंबकीय पदार्थ से बनी छड़ लेते हैं और एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं। क्या करते हैं अपन, लोहा चुंबकीय पदार्थ से निर्मित छड़ काम में लेते हैं। ये मान लेते हैं लोहा चुंबकीय पदार्थ की एक छड़ है और इस छड़ के अंदर हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र को गुजारते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र गुजारते हैं। यानी जब इसके अंदर से अपन प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र गुजारते हैं, क्या करते हैं अपन, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र गुजारते हैं, तो छड़ की आवर्ती रूप से एक नियमित समय के बाद ये जो अपनी छड़ है
ये एक नियमित समय के बाद इसकी आवर्ती घटती या बढ़ती रहती है। क्या रहती है? एक नियमित समय के बाद क्षण की लंबाई एवं आवर्ती घटती बढ़ती रहती है। यानी इसकी जो आवर्ती है वो लंबाई के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है। और यानी ये क्षण है उसकी, ये क्षण है, ये क्या होती है? ये आवर्ती रूप से संकुचित और फैलती रहती है क्षण के लंबाई कम होने या बढ़ने पर। अब अपन करते हैं क्षण के लंबाई या कम होने पर, बढ़ने पर। क्षण की लंबाई, ये लंबाई कम होने पर या बढ़ने पर जो इसकी आवर्ती है वो क्षण की प्राकृतिक आवर्ती, प्राकृतिक जो आवर्ती है उसके अनुरूप बढ़ती, उससे दोगुनी हो जाती है। क्या होती है? आवर्ती की दुगुनी हो जाती है। और क्षण की जो आवर्ती है यानी क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई अपन कम या ज्यादा करते हैं तो इसकी जो आवर्ती है, इसकी प्राकृतिक आवर्ती की दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी प्राकृतिक आवर्ती की दुगुनी हो जाती है। और यदि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र की आवर्ती क्षण की प्राकृतिक आवर्ती के बराबर हो जाए, क्या हो जाए? प्राकृतिक आवर्ती के बराबर हो जाए तो अनुनाद के कारण क्षण अधिकतम आयाम के दोलन करने लगती है। यानी इसकी जो आवर्ती है, मान के चलते ये आवर्ती लंबाई के अनुसार एल है और ये जो नेचुरल आवर्ती है इसके बराबर हो जाए तो ये अधिकतम आयाम से दोलन करने लग जाती है। अधिकतम आयाम से ये दोलन करने लग जाती है। इस प्रकार जो मूल विद्या या मूल अधिश्वर प्राप्त होता है ना जो क्षण से, उसकी आवर्ती का जो सूत्र है अपन न्यू बराबर 1/2L रूट y अपॉन रो के द्वारा दिया जाता है, जहां पर y क्या है? पदार्थ, लौह क्षण का, सीधा लिख देते हैं क्षण के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक है। और जो ये रो है, रो क्या है? क्षण का ये घनत्व है और एल लंबाई है। क्षण की क्या है? लंबाई। अब अपन दाब विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। दाब विद्युत प्रभाव ये एक दूसरी तकनीक है जिसके माध्यम से अपन पराश्रवी तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। जो पराश्रवी तरंगें हैं उच्च आवृत्ति की, उनको अपन इसके जरिए उत्पन्न कर सकते हैं। दाब नंबर 2, दाब विद्युत प्रभाव। मित्रों ये आप बीएससी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता रहता है, तो इसे अच्छे से पढ़ना। दाब विद्युत प्रभाव में क्या होता है? ये इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग उच्च आवर्ती की पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करनी, तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी
ये जो दाब विद्युत प्रवाह है, ये जो दाब विद्युत प्रवाह है, ये अधिक आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करने के लिए काम में ली जाती है। और इसकी जो खोज की थी ना, इसकी जो खोज करता था पी एवं यानी पीजे एवं पी क्यूरी, ये दो वैज्ञानिक थे जो ये भाई थे। इन दोनों भाइयों के द्वारा खोज की गई और इन दोनों के द्वारा ही बताया गया कि जब किसी विशिष्ट क्रिस्टल, मान के चलते हैं ये क्रिस्टल एक विशिष्ट प्रकार का क्रिस्टल, एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल, ये हमने एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल ले लेते हैं, पर यांत्रिक दाब लगाया जाता है तो अन्य दो, यानी इसके दो पक्षों पर मान के चलते हैं, यहां पर हमने यांत्रिक दाब लगा दिया। क्या करते हैं, क्रिस्टल के किन्हीं दो प्रश्नों पर, कौन से दो प्रश्न, कौन से होने चाहिए, विपरीत, ये विपरीत है, एक दूसरे के आमने सामने भी कह सकते हैं, प्रश्नों पर अपन दाब लगाते हैं तो इसके जो ये दो विपरीत प्रश्न हैं, ये क्या होते हैं, ये फैलते हैं या फैल जाते हैं। तो विपरीत प्रश्नों पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जब इस पर दाब लगाया जाता है, हम क्या कर रहे हैं, इन पर दाब लगा रहे हैं, मान के चलता हूं दाब लगा दिया, और इस दाब के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी विभवांतर उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है, जब इन दो प्रश्नों पर अपन दाब लगाते हैं तो दाब से क्या होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, और विद्युत आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान यांत्रिक दाब के समानुपाती होता है। जो अपने ये यांत्रिक दाब होता है ना, यांत्रिक दाब के समानुपाती होता है विभवांतर। तो यांत्रिक दाब के बराबर होता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रिस्टल दबाव के जो स्थान पर अपन इसको दाब लगाते हैं, सामान्य स्थिति में पहले क्रिस्टल क्या था, एक सामान्य स्थिति में था। जब इस पर दाब लगाया जाए तो अन्य दो पृष्ठों के बीच क्रिस्टल की मोटाई घटती है या बढ़ती है। जैसे कि हमने यहां से दाब लगाते हैं तो ये बढ़ जाती है, ये यहां तक आ जाता है। जब इसका अपन दाब कम करते हैं तो ये अपने पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, यानी इस पर अपन दाब लगाते हैं तो इसके दो जो विपरीत फलक है वो घटते बढ़ते रहते हैं। यदि लगाया गया विभवांतर प्रत्यावर्ती हो, अगर लगाया गया विभवांतर क्या हो, प्रत्यावर्ती हो, तो ये मोटाई आवर्ती रूप से घटती बढ़ती है। ये आप स्पेशल ध्यान रखना, यदि लगाया गया क्रिस्टल पर दाब, लगाया गया क्रिस्टल पर विभवांतर कौन सा हो, प्रत्यावर्ती हो तो क्रिस्टल के विपरीत फलक, अपन दाब इन दोनों पे लगा रहे हैं तो ये विपरीत फलक आवर्ती रूप से घटते या बढ़ते हैं। क्या होते हैं, घटते या बढ़ते हैं। इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें हैं
तो जैसे कि क्वार्टर्स, एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल क्वार्टर्स, रेसेले, रेसोले, लवन, क्वार्टर्स हुआ, रेसेले लवन हुआ, या फिर अपन इसका एक और एग्जाम्पल बात करें तो टूरमिलन क्रिस्टल, आपने नाम सुना होगा टूरमिलन क्रिस्टल, टूरमिलन क्रिस्टल आदि इसके एग्जाम्पल है। अब अपने इन दोनों, एक तो दाब विद्युत प्रभाव, एक चुंबकीय विद्युत प्रभाव, इन दोनों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, परासरवे के तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके अपन उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपयोग, उपयोग के बारे में बात करते हैं अपन। परासरवे तरंगों के उपयोग, इसके ढेर सारे उपयोग हैं। परासरवे तरंगों के उपयोग, परासरवे तरंगों के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं अपन। परासरवे तरंगों के उपयोग, देखिए मित्रों, परासरवे जो तरंगें होती हैं, यह उच्च आवर्ती, निम्न तरंगदैर्घ्य, व उच्च ऊर्जा की तरंग होती है। क्या होती है? उच्च आवर्ती, निम्न तरंगदैर्घ्य व उच्च ऊर्जा की तरंगें होने के कारण इनके अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोग है। पहला उपयोग समुद्र तल की गहराई ज्ञात करना, गहराई ज्ञात करनी। देखिए मित्रों, ये अपना समुद्र है, और इस समुद्र के ऊपर ये अपना एक जहाज है। ये क्या है? अपना एक जहाज है। ये क्या? अपना जहाज, ठीक है। और इसके ऊपर यहां पे ट्रांसलेट, यहां पे रिसीवर लगा होता है, और इस ट्रांसलेट से समुद्र के अंदर इन परासरवे तरंगों को गुजारा जाता है। क्या किया जाता है? परासरवे तरंगों को इस समुद्र के अंदर गुजारा जाता है, और ये तरंग क्या हो रही है? आपतित, और यहां से समुद्र के तल से टकराकर ये तरंगे क्या पुनः जहाज के एक भाग पर रिसीवर लगा होता है उस पर पहुंचती है, और रिसीवर कह दो या सहायक सूचक कह दो, सहायक सूचक के द्वारा क्या करनी जाती है? रिकॉर्ड करनी जाती है। तो इसमें क्या होता है? ये दूरी और ये दूरी यानी 2D दूरी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस सूत्र की सहायता से अपन को इस समुद्र की गहराई ज्ञात करनी यानी दूरी ज्ञात करनी, तो अपन क्या करते हैं? दूरी बराबर 4 × समय। ये जो दूरी होती है
कि ये तरंग पराश्रव्य तरंगें 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, कितनी मील दूरी तय करती है, पहले से पता होता है, पहले से रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है 2d। चाल कितनी है, चाल मान के चलते हैं, वेग है, समय t है। 2d कैसे लिया मैंने, ये देखिए ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों का मैंने औसत ले लिया। औसत लेके क्या करेंगे, d बराबर v इंटू टी बटे 2। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन समुद्र तल की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। यानी समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग अपन देखें तो जैसे कि समुद्र में छिपे पदार्थों की खोज करने के लिए भी काम में ली जाती है। समुद्र में छिपे पदार्थों की खोज करने में खोज कैसे करेंगे, मान के चलते हैं ये समुद्र तल है, यहां पे कोई जहाज या कोई पनडुब्बी है, यहां पे गिर गई है, ये मैं बना लेता हूं, यहां पे पनडुब्बी गिर चुकी है। एक तो ये तरंग यहां पे आ रही है, एक तरंग है जो यहां से वापस आ रही है। इन दोनों के बीच में जो अंतर उत्पन्न होगा उससे पता चल जाएगा कि नीचे कुछ न कुछ है, यानी कुछ न कुछ पदार्थ पड़ा है, कुछ न कुछ वस्तु है, जैसे पनडुब्बी हो, डूबे हुए जहाज हो, इन सबका इन तरंगों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं 3 नंबर की, यानी हम जो जहाज वगैरह जो डूबे होते हैं वो इसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं भौतिक या रासायनिक प्रभाव। 3 नंबर अपना भौतिक या रासायनिक प्रभाव, इसका उपयोग भौतिक व रासायनिक प्रभाव में भी किया जाता है। किसके अंदर, भौतिक व रासायनिक प्रभाव में। कैसे करते हैं मित्रों, मैं बता देता हूं। ये हमारा एक कमरा है, इस कमरे के अंदर धूल के कण उड़ रहे हैं इस तरह से, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा कमरा है, इसके अंदर धूल के कण हैं, वो इस तरह से उड़ रहे हैं। और जो पराश्रव्य तरंगें हैं इस कमरे के अंदर गुजारी जाती है, मान के चलता हूं इस कमरे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर अपन पराश्रव्य तरंगों को गुजार दें तो ये सभी के सभी धूल के कण वो एक पुंज का निर्माण कर लेते हैं, यानी एक जगह एकत्रित होकर ये जमीन पर एकत्रित हो जाते हैं। आपका ये कमरा है, इस कमरे के अंदर धूल के कण जमा हो रहे हैं। अगर आप इस कमरे के अंदर पराश्रव्य तरंगों को गुजारते हैं तो क्या करता है कि ये पराश्रव्य तरंगें धूल के कणों को इकट्ठा करके जमीन पर या प्लास्टर पर इनको इकट्ठा कर देती है, यानी कमरे को धूल रहित करने के लिए या वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी इस तरंगों का अपन यूज कर सकते हैं। इसी का ये एक उपयोग और बताता हूं आपको, जैसे कि हमारे पास ये गिलास है, इस गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है यहां तक, तो इसके अंदर अशुद्धि मिली हुई है जो इस पानी के अंदर निलंबित है, और अपन क्या करते हैं इस अशुद्धि को पर्दे में बिठाना है यहाँ पे, तो इसमें हम पराश्रव्य तरंगों को इस पानी के अंदर अपन गुजारते हैं, तो ये पानी का स्तर तो ये है, ये यहाँ पे जमा हो जाती है, पर्दे के अंदर जमा हो जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। ये इसका भौतिक व रासायनिक प्रभाव है। अब अपन बात करते हैं कि कृषि में इसका उपयोग। 4 नंबर, कृषि में उपयोग। कृषि में तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सभी किसान हैं, तो इसका उपयोग कृषि में कैसे होता है। कृषि के अंदर जब अच्छी पैदावार लेनी हो, जैसे कि ये पौधा है, इस पौधे के ऊपर अपन पराश्रव्य तरंगों को गुजारते हैं या आपतित करते हैं,
तो इससे क्या होता है, ये पौधा तीव्र गति से वृद्धि करता है, यानी अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, कृषि में इसका उपयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कृषि के अंदर बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में। फिर बात करते हैं 5 नंबर की, धातुओं के भेदन के लिए, या अपन कह सकते हैं धातुओं के भीतर दरारों का पता लगाने के लिए। क्या, धातुओं के भीतर दरारों का पता लगाने के लिए। मान के चलते ये एक धातु है, धातु की छड़ है, और यहां पे ये यहां से खंडित है, यहां से ये खंडित है, इतना इसके अंदर खोखला है। खोखला जानते हो, ये यहां से खंडित है, बीच से ये खोखली है। और जब यहाँ पे हम पराश्रव्य तरंगों को गुजारते हैं और यहां से पराश्रव्य तरंगों को अपन गुजारते हैं, तो इसमें और इसमें अंतर जो प्राप्त होता है, यानी इसके अंदर अपन भेदन कराते हैं, पराश्रव्य तरंगों को गुजारते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि धातु अंदर से खोखला है, ये जो धातु की जो छड़ है ये खोखली है या कैसी है। यानी दरार का पता चलाकर धातु के अंदर अपन दरारों का पता लगाकर उनको मरम्मत कर सकते हैं। तो इसका भी अपन यूज कर सकते हैं। तो धातुओं के भीतर दरारों का भेदन का भी पता लगाने के लिए भी इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। पदार्थों के विभिन्न गुणों का अध्ययन करने के लिए भी अपन इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि इस पदार्थ के अंदर हमने ये पदार्थ बनाया था हमने, इसके अंदर अपन पराश्रव्य तरंगों को गुजारते हैं, तो इससे पदार्थ के जो गुण है, जैसे कि अवशोषकता, संपीड़ितता, सांद्रता आदि का भी पता चल जाता है। फिर क्रिस्टलीय पदार्थों का अपन अध्ययन करते हैं, उसके अंदर भी हमें पता चल जाता है, यानी विवर्तन प्रतिरूप का भी, क्रिस्टलीय पदार्थों के प्रत्यास्थ गुणों का भी पता चल जाता है। इन सब का भी हमें पता चलता है। औद्योगिक रूप में हम देखें, अब अपन औद्योगिक की बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जैसे कि ये चिमनी है, आपने कारखानों में पढ़ा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं जो धुएं को उत्सर्जित करती है, प्रदूषण करती है वायु को। ये जब इससे धुआं उत्सर्जित होता है तो यहाँ पे काली 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 बन जाती है, यानी यहाँ पे काली जमा हो जाती है। और काली जमा हो जाने के कारण इस चिमनी से जो धुआं है वो बाहर नहीं निकल पाता है। और इस चिमनी से धुएं को बाहर निकालने के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, इस चिमनी को हमें साफ करने की आवश्यकता होती है, इसको स्वच्छ करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगों को गुजारते हैं। जैसे पराश्रव्य तरंगों को गुजारते हैं तो ये जो कालिक होती है ये हट जाती है, ये क्या हो जाती है, इस चिमनी से हट जाती है, ये लो जी, और हटकर ये इस पेंदे पे यहाँ पे जमा हो जाती है। यानी उद्योगों के अंदर भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा देखें अपन चिकित्सा व जीव विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा व जीव विज्ञान के क्षेत्र में पहले अपन चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। हार्ट के रोग, पथरी के इलाज और यकृत से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में जो अल्ट्रासाउंड होती है, सोनोग्राफी होती है, उसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं अनेकों बीमारी का। और इसके अलावा इससे भ्रूण का भी पता चल जाता है। जब ये तरंगें होती हैं, इनको अपन, इन तरंगों को अपन अपने शरीर के अंदर से गुजारते हैं तो ये क्या करती है, उसका एक प्रतिरूप बना देती है, ग्राफ बनाते हैं। क्या करती है, उसका एक ग्राफ खींच देती है, जिससे हमें उसका आभास हो जाता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है, पथरी कितनी बड़ी है, हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है, छल्ला गाड़ना है या क्या करना है, वो सभी इससे पता चल जाता है। फिर अपन बात करते हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में। मैंने कहा था कि पानी को स्वच्छ करने के लिए भी इसका पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये तालाब है अपना, ये तालाब है, इसके अंदर अनेक प्रकार के जीव हैं, जैसे कीट मकोड़े, मेंढक
इन सभी को इसके अंदर जब हम पराश्रयी तरंगों को गुजारते हैं तो ये सभी नष्ट हो जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यानी छोटे मोटे जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े हैं उन सबको भी नष्ट करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, पराश्रयी तरंगों का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको ऐसा लगे कि ये किसी बच्चे के लिए अच्छा है तो आप इन्हें शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों कल अपन सोनार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोनार। सोनार का मतलब सोनार साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड ध्वनि नौ संचालन के बारे में अपन पढ़ेंगे। साउंड ओपनिंग एंड नेविगेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।